टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समग्र पूर्ति क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको समग्र पूर्ति का अर्थ बताऊंगा, समग्र पूर्ति की तालिका बताऊंगा जिसे हम समग्र पूर्ति अनुसूची कहते हैं, और चित्र की भी बात करेंगे हम कि समग्र पूर्ति वक्र का चित्र कैसा होता है, और साथ में ये भी बताऊंगा कि समग्र पूर्ति वक्र 45 डिग्री लाइन क्यों होता है। इन सब प्रश्नों के जवाब हम देखेंगे इसमें। आइए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है समग्र पूर्ति का अर्थ, समग्र पूर्ति अनुसूची और समग्र पूर्ति वक्र। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई का अर्थ देखते हैं हम। एक लेखा वर्ष में, ध्यान दें, लेखा वर्ष होता है अकाउंटिंग ईयर एक वर्ष का। हमारे यहां 1 अप्रैल से 31 मार्च का लेखा वर्ष माना जा रहा है। एक लेखा वर्ष में समस्त उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को समग्र पूर्ति कहते हैं। ध्यान दें इसमें कि जितना भी प्रोडक्शन हुआ है किस चीज का, अंतिम वस्तुओं का और अंतिम सेवाओं का, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, वैल्यू, उसको ही हम क्या कहते हैं, समग्र पूर्ति। तो समग्र पूर्ति अगर हम सरल सी भाषा में बात करें तो अर्थव्यवस्था में जितना भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उसके मूल्य के योग को हम समग्र पूर्ति कहते हैं। यह एक प्रवाह अवधारणा है। प्रवाह अवधारणा क्यों है, मैं आपको शॉर्टकट देता हूं। राष्ट्रीय आय की समस्त अवधारणाएं प्रवाह अवधारणा है, क्योंकि ये एक वर्ष के अंतर्गत मापी जाती है। तो एक वर्ष में परिवर्तन को लेते हैं इसमें। चूंकि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उतनी ही आय का सृजन होता है। ध्यान दे, जितना प्रोडक्शन वस्तुओं और सेवाओं का हुआ है उतनी ही कारक आय के रूप में आय का सृजन होता है। इस कारण समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय को एक दूसरे के समरूप माना जाता है, अर्थात एग्रीगेट सप्लाई बराबर नेशनल इनकम होता है, एएस बराबर वाई होता है। समग्र पूर्ति से अभिप्राय हमेशा नियोजित उत्पादन या इच्छित उत्पादन से होता है, जिसकी हमने प्लानिंग की है, उसको एग्रीगेट सप्लाई कर्व दर्शाता है। ध्यान रखना, ये केवल इच्छित उत्पादन है जिसकी हमने प्लानिंग की है कि हम इतना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं। यह वास्तविक उत्पादन नहीं है, केवल कल्पित है, कल्पना में किया है हमने कि हम इस साल इतना प्रोडक्शन करने वाले हैं। इसी को हम एएस कर्व या वाई कर्व कहते हैं। राष्ट्रीय आय के कीन्स के विश्लेषण में अर्थव्यवस्था के केवल 2 ही क्षेत्र लिए गए हैं। कीन्स ने, महान विचारक ने, अपने अर्थव्यवस्था के जो समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया उसमें उसने क्या किया है, 2 क्षेत्र लेकर उसके आधार पर अपनी कल्पना को पेश किया है। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में हमेशा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है मतलब कि हमेशा प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं और हम उससे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं बिना कीमत को बढ़ाए। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जब जब समग्र मांग बढ़ती है, जब समग्र मांग बढ़ती है तो हमारे पास क्या है, हमेशा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है। कीन्स पहले कह चुका है, हमारे पास क्या है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। तो जब जब समग्र मांग बढ़ेगी तब तक उसके अनुपात में समग्र पूर्ति को बढ़ा दिया जाएगा। यही कीन्स का विश्लेषण है। कीन्स यह कहता है कि जब जब समग्र मांग बढ़ेगी हम इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग करके और क्या करेंगे, इस समग्र मांग के लिए समग्र पूर्ति को बढ़ा देंगे। और परिणाम स्वरूप क्या रहेगा, कीन्स के अनुसार कीमत स्तर हमेशा स्थिर रहेगा। कीन्स के अनुसार, कीन्स क्या कहता है कि हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है तो हम इससे उत्पादन बढ़ा देंगे। तो जब भी समग्र मांग बढ़ेगी हम उत्पादन बढ़ा देंगे, तो कीमत कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगे तो कीमत क्यों बढ़ेगी। इस कारण से कीन्स ने कीमत स्तर को फिर स्थिर मान लिया है। समग्र पूर्ति जो होती है हमारी, वो लागत पक्ष को दर्शाती है। लागत पक्ष मतलब कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी वो उसकी लागत को दर्शाएगी। जबकि समग्र मांग आय पक्ष को दर्शाता है कि कितनी मांग हुई है, उससे ही आय पक्ष का जन्म होता है, क्योंकि उससे उत्पादकों को आय प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं।
समग्र पूर्ति अनुसूची, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। समग्र पूर्ति अनुसूची एक ऐसी तालिका है जो अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र पूर्ति को व्यक्त करती है। अर्थात राष्ट्रीय आय के अलग अलग लेवल पर कितनी एग्रीगेट सप्लाई है उसी को बताती है समग्र पूर्ति अनुसूची। समग्र पूर्ति एवं राष्ट्रीय आय में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात जैसे जैसे समग्र पूर्ति बढ़ती है वैसे वैसे राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय दोनों बराबर होते हैं। राष्ट्रीय आय के शून्य होने पर समग्र पूर्ति भी शून्य हो जाती है, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो आय का सर्जन भी नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं ये हमारी समग्र पूर्ति अनुसूची तालिका है। ये राष्ट्रीय आय का स्तर है y करोड़ रुपए में। देखिए राष्ट्रीय आय का स्तर कितना है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। और ये हमारा उपभोग व्यय है c करोड़ रुपए में, 40, 100, 160, 220, 280, 340। और ये हमारी बचत है। बचत हम कैसे निकालते हैं, बचत बराबर आय माइनस उपभोग। तो इस y में से अगर हम c घटाते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बचत। 0 माइनस 40 किया तो माइनस 40 आ गया, 100 में से 100 गए तो 0 आ गया, 200 में से 160 गए तो 40, 300 में से 220 गए तो 80, 400 में से 280 गए तो 120 और इसी प्रकार 500 में से 340 गए तो 160। ये हमारे पास बचत आ गई। समग्र पूर्ति कैसे निकालते हैं, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में टू सेक्टर इकोनॉमी में समग्र पूर्ति का सूत्र होता है AS बराबर C+S। AS बराबर C+S। तो ये हमारी C की टेबल है और ये हमारी S की टेबल है, दोनों को जोड़ दो तो AS निकल के आ जाएगा। तो 40 माइनस 40 बराबर 0, 100 प्लस 0 बराबर 100, 160 प्लस 40 बराबर 200, फिर 300, 400, 500। अब आप देखेंगे निष्कर्ष जब हम निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय का स्तर और एग्रीगेट सप्लाई का स्तर दोनों ही बराबर निकले हैं। ये देखिए यहाँ 0 है राष्ट्रीय आय, यहाँ पे AS भी 0 है। फिर राष्ट्रीय आय 100, AS 100, फिर 200, 200, 300, 300, 400, 400 और 500, 500। तो ये निष्कर्ष निकल चुका है कि राष्ट्रीय आय और समग्र पूर्ति दोनों बराबर होती है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है y बराबर AS एग्रीगेट सप्लाई। यहां हम देख सकते हैं y बराबर C+S होता है। आप सभी को पता है कि आय क्या होती है, उपभोग प्लस बचत होती है। तो अगर बचत निकालनी हो तो वो क्या बन जाएगी, S बराबर y माइनस C। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समग्र पूर्ति वक्र। समग्र पूर्ति वक्र समग्र पूर्ति अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। जो आपने अभी अभी समग्र पूर्ति अनुसूची देखी, जो शेड्यूल देगी एग्रीगेट सप्लाई की, जब उसे हम रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत कर देंगे तो उसी को हम समग्र पूर्ति वक्र कह देते हैं, जो अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप समग्र पूर्ति को व्यक्त करता है। ये क्या बता रहा है कि राष्ट्रीय आय के अलग अलग लेवल पर कितनी कितनी समग्र पूर्ति है, उसको समग्र पूर्ति वक्र बताता है। AS वक्र धनात्मक ढाल वाला वक्र होता है। ध्यान देना, AS वक्र कैसा होता है, धनात्मक ढाल वाला, पॉजिटिव स्लोप वाला वक्र। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मैं यहां बना भी देता हूं, फिर आगे भी हो जाएगा। ऐसा होता है AS वक्र, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप, इधर Y O X। धनात्मक जो क्या बताता है, जो समग्र पूर्ति एवं राष्ट्रीय आय में धनात्मक संबंध दर्शाता है। समग्र पूर्ति हम इधर y एक्सिस पे लेते हैं और राष्ट्रीय आय हम इधर x एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो AS वक्र क्या बताता है, समग्र पूर्ति और राष्ट्रीय आय में धनात्मक संबंध। समग्र पूर्ति एवं राष्ट्रीय आय में धनात्मक संबंध होता है। राष्ट्रीय आय के शून्य होने पर समग्र पूर्ति भी क्या हो जाती है, शून्य। यहां पे ये देखो, इस बिंदु पे AS भी शून्य है और राष्ट्रीय आय भी शून्य है। अब आप देखेंगे यहां पे तो समग्र पूर्ति वक्र ये बना हुआ है हमारा, ये y एक्सिस है। इस साइड में हमने क्या लिया है, एग्रीगेट सप्लाई, जो कि C+S होता है और ये राष्ट्रीय व्यय के बराबर भी होता है। दूसरी तरफ इधर हमने राष्ट्रीय आय ली है और ये राष्ट्रीय आय इधर है, इधर राष्ट्रीय व्यय है, ठीक है, चाहे से वो उपभोग के रूप में हो या बचत करके निवेश के रूप में हो। लेकिन y एक्सिस पे हमने राष्ट्रीय व्यय हो गया हमारा और x एक्सिस पे हमारा राष्ट्रीय आय हो गई। और ये है 45 डिग्री लाइन। ये कितनी है, ये पूरा कितना 90 डिग्री का होता है, आप सभी को पता है ना।
ये जो हम बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो उस 90 डिग्री को आधा किया तो ये कितना हुआ? 45 डिग्री का। तो जो एएस वक्र है, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक 45 डिग्री की सरल रेखा होता है एएस वक्र। इसी को हम एएस बराबर वाई वक्र कहते हैं। अब देखिए यहां से एक प्रश्न आता है, उसका जवाब देकर मैं इसका आंसर देता हूं। प्रश्न है, सकल आपूर्ति वक्र एग्रीगेट सप्लाई कर्व 45 डिग्री लाइन द्वारा ही क्यों दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर भी जान ले आप। इस 45 डिग्री लाइन के दोनों ओर नियोजित व्यय यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नियोजित उत्पादन प्लान्ड आउटपुट के बराबर है। कहने का मतलब इधर तो हमने क्या लिया है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, नियोजित व्यय। इस साइड में नियोजित व्यय है और इस साइड में नियोजित उत्पादन है, प्लान्ड आउटपुट, दोनों, ठीक है। ये प्लान चल रहा है अभी, एक्चुअल तो वहां होता है जहां इक्विलिब्रियम होता है। तो बिना एक्चुअल इक्विलिब्रियम हुए हम क्या कर रहे हैं? इधर ये प्लान है, ध्यान रखना। ये जो राष्ट्रीय व्यय है या एएस है, ये प्लान होता है हमेशा। मैंने अभी भी बताया था आपको, ये प्लान्ड होता है सारा नियोजित एएस। और इधर हम क्या ले रहे हैं? प्लान्ड आउटपुट। ये प्लान्ड आउटपुट है, ठीक है, भूल मत जाना इधर। तो ये जो 45 डिग्री लाइन है वो क्या बताती है कि नियोजित व्यय नियोजित उत्पादन के बराबर है। इन दोनों को एक समान भाग में बांट देती है। 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री उधर। ये वाला भाग भी इसका 45 डिग्री है, ये वाला, ठीक है। और इस लाइन के इधर वाला भाग भी कितना है? 45 डिग्री। तो कहने का मतलब जो प्लान आउटपुट है और प्लान जो एक्सपेंडिचर है, उन दोनों को ही ये समान वितरण कर देता है, बराबर भागों में बांट देता है और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इसीलिए एएस बराबर वाई बराबर व्यय होता है। 45 डिग्री लाइन का निहितार्थ ये भी है कि किसी भी प्रकार के असंतुलन होने की स्थिति में, यदि राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति होती है तो समग्र पूर्ति अपने आप को समग्र मांग के बराबर कर लेती है। समग्र मांग की हम बाद में चर्चा करेंगे। समग्र मांग के कारण अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन होता है अर्थव्यवस्था में, अगर समग्र मांग के कारण अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का असंतुलन होता है तो ये जो समग्र पूर्ति है वो अपने आप को समायोजित कर लेती है। किसके बराबर? समग्र मांग के कारण। क्योंकि कीन्स के अनुसार हमेशा अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान रहती है। कीन्स ने यह अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को हमेशा माना है, इसलिए उनका कहना है कि जैसे जैसे समग्र मांग में परिवर्तन होगा, एग्रीगेट सप्लाई में ऑटोमेटिकली परिवर्तन होता रहेगा। इसीलिए कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय का निर्धारण समग्र मांग से होता है। इसलिए अपने सिद्धांत में कीन्स ने समस्त जोर किस पर दिया है? समग्र मांग। कीन्स ने सारा जोर समग्र मांग पर दिया है। उसके अनुसार समग्र मांग ही राष्ट्रीय आय के स्तर को निर्धारित करती है और इसीलिए उसने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, हम इसकी भी आगे चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। प्रभावपूर्ण मांग वो होती है जहां अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है, उसे ही हम प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। तो इस प्रकार से कीन्स का संपूर्ण विश्लेषण है। उम्मीद है आपको ये समग्र पूर्ति वक्र समझ में आया होगा। समग्र पूर्ति तालिका आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम समग्र पूर्ति तालिका बनाते हैं और क्यों एएस बराबर वाई होता है और क्यों एएस वक्र 45 डिग्री लाइन होता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।